पाकिस्तानियों, आज हम समझते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला का तनाज़ा है क्या। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि इस पसे मंज़र में हमने अपनी भी तो बहुत सी कोताहियाँ सीखनी है। आज जो हम वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान देख रहे हैं, ये अचानक शुरू होने वाली जंग नहीं थी, ये कंट्रोल की जंग थी और इसमें तेल की दौलत समेत बगावत को कुचलने की सारी कड़ियाँ मौजूद हैं। इसकी जड़ें कई दहाइयों पुरानी हैं। वेनेजुएला का बैकग्राउंड समझे बगैर कन्फ्लिक्ट को समझना मुमकिन नहीं। वेनेजुएला लातिन अमेरिका का एक अहम मुल्क है जो कुदरती वसाइल, खास तौर पर तेल की दौलत से माला माल है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व तकरीबन 303 बिलियन बैरल इसी मुल्क में मौजूद हैं। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में वेनेजुएला अमेरिका का करीबी पार्टनर रहा, जहां ऑयल अमेरिकन कंपनीज के जरिए एक्सपोर्ट होता रहा और मुल्क की एलीट क्लास अमेरिका फ्रेंडली रही। असल तब्दीली 1998 में आई जब अवाम ने हुगो शावेज को इंतखाब के जरिए पावर में लाए। ये वो बंदा है जहां से कन्फ्लिक्ट की बुनियाद पड़ती है। शावेज ने बोलिवेरियन रेवोल्यूशन का नारा दिया, जिसका मतलब ये था कि ऑयल की दौलत एलीट या बाहर की कंपनीज की बजाय आम लोगों पर खर्च की जाए। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए। शावेज ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, अमेरिका पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम की और रशिया, चाइना और ईरान जैसे मुल्कों के करीब होता चला गया। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक मुल्क का पॉलिसी शिफ्ट नहीं था, बल्कि अपने बैकयार्ड यानी लैटिन अमेरिका में अपने असर के खिलाफ एक बगावत थी। 2002 का एक कूप अटेम्प्ट होता है। इस कन्फ्लिक्ट का पहला बड़ा मोड़ था। अमेरिका बैक्ड फोर्सेस ने शावेज को आर्मी के जरिए हटाया, मगर सिर्फ 48 घंटे बाद अवाम और लॉयल फोर्सेस ने उसे वापस पावर में ला खड़ा किया। इस वाकये ने वाशिंगटन को यह सिग्नल दे दिया कि वेनेजुएला सिर्फ सैंक्शंस से सीधा कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके बाद स्ट्रेटजी बदली गई। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के बजाय इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू हुई। सैंक्शंस, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां, सब कुछ एक एक करके लगाया गया। 2012 के बाद ये सैंक्शंस इतनी शदीद हो गई कि वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, करेंसी गिर गई और आम आदमी ज्यादा मुतासिर हुआ। 2013 में शावेज की वफात के बाद निकोलस मैडोरो पावर में आ गए। अमेरिका ने कभी भी मेडोरो को दिल से लेजिटिमेट प्रेसिडेंट तस्लीम नहीं किया था। ऑपोजिशन को ओपनली सपोर्ट किया गया, पैरेलल लीडरशिप बनाने की कोशिश की गई। हत्ता कि एक वक्त पर अमेरिका ने खुद मुख्तार तौर पर एक अपोजिशन लीडर को इंटरिम प्रेसिडेंट तस्लीम कर लिया। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट यहां भी बरकरार रहा। वेनेजुएला सोशलिज्म और स्टेट कंट्रोल की पॉलिसी पर कायम रहा, जबकि अमेरिका फ्री मार्केट स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को खतरा समझता रहा। इसके साथ साथ अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर नेटवर्क्स जैसे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। इस पर एक दावा किया गया सन कार्टेल जैसे ड्रग ग्रुप्स वहां से ऑपरेट हो रहे हैं और ईरान लिंक्ड ग्रुप्स लैटिन अमेरिका में अपना नेटवर्क वेनेजुएला के जरिए चला रहे हैं। वेनेजुएला ने इन तमाम इल्जामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया। असल मसला फिर भी ऑयल ही रहा। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला का ऑयल उसके कंट्रोल में हो या कम से कम उसकी स्ट्रेटेजिक राइवल्स तक ना पहुंचे। वेनेजुएला ने पाबंदियों के बावजूद चाइना, रशिया और ईरान को ऑयल सप्लाई जारी रखी, जो वाशिंगटन के लिए रेड लाइन थी। आज जो फेज हम देख रहे हैं वो इस लंबी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर, लीडरशिप को टारगेट करना और यह तस्वुर देना कि अब हम वेनेजुएला को चलाएंगे। ये सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ एक्शन नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका और ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक वार्निंग है। इस वॉर का मतलब सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स नहीं, ये कंट्रोल की जंग है, ये असर और रसूख की जंग है। ये फैसला करना की जंग कि दुनिया का निज़ाम रूल्स पर चलेगा या फोर्स पर। अगर वेनेजुएला जैसा मुल्क इतनी दौलत और रिसोर्सेज के बावजूद मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर के आगे झुक जाता है, तो कल कोई और मुल्क भी इसी रास्ते पर धकेला जा सकता है। इसलिए यह कन्फ्लिक्ट सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान नहीं, बल्कि ये आने वाली दुनिया का एक ब्लूप्रिंट है। तो हमें यह सोचना है कि कोई भी ताकतवर मुल्क, पाकिस्तान,
या ऐसे किसी भी मुल्क के अंदर इंटरवेंशन का ख्वाब देख सकता है अगर आपका दिफा कमजोर है। ये पसे मंजर बड़ा क्लियर है कि नो वन रिस्पेक्ट्स द इंटरनेशनल लॉ, और जो आने वाली दुनिया है ये मगरमच्छों की दुनिया है। आप जितने ताकतवर हैं, आपका दिफा जितना ताकतवर है, आपकी इकोनॉमी जितनी ताकतवर है, आपकी डिजिटल इकोनॉमी जितनी ताकतवर है, उतने ताकतवर आप हैं। मैं जेन जी को एक बात बार बार कहता हूं, जहां तक मेरी बात सुनी जाए, ये बात बड़ी क्लियर है और ये आपको समझ लेनी चाहिए कि हम लोग कभी भी कभी भी एक मजबूत पाकिस्तान नहीं देख सकते जब तक हम सब एक पेज पर नहीं होंगे। चाहे हम कुछ भी चाह लें, हम कोई भी इंटरवेंशन चाह लें, जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपनी, अपने इंस्टीट्यूट्स की, हरे झंडे की और पाकिस्तान की पासबानी की, हम कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। एक चीज याद रहे, मौज रहे या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।